हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो कि काफ़ी छोटा सा है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, चैप्टर है हमारा प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस एंड बेसिस दो चीजें अकाउंटिंग की हम क्या पढ़ने वाले, अकाउंटिंग हेडिंग है उसको दो पार्ट्स में तोड़ दो, एक प्रोसेस और एक बेसिस। प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है बेटा, किसी भी काम को करने का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्टेप्स पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अकाउंटिंग के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते आए हैं, है ना। अकाउंटिंग पढ़ा, बुक कीपिंग पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ा। यहाँ पर हम किसका पढ़ेंगे, अकाउंटिंग का पढ़ेंगे। फिर आ जाता है बेटा बेसिस। बेसिस का मतलब है कि कैसे कर सकते हैं। एक होता है बेटा कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस, जो कि एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेटा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस का मतलब सिंपल, अभी आपको बताया क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा मेन स्टेप है, जिसमें बेटा सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन। हमें बेटा आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शंस को। जो अकाउंटिंग है वो कैसे डील करती होगी, क्या एक ही तरीके की ट्रांजैक्शंस है, नहीं, काफ़ी सारी हैं बेटा। कुछ हमारे पास मनी की टर्म्स में मॉनेटरी मेजर्स करी जा सकती है, कुछ नॉन मॉनेटरी होती है ना। अब यहाँ पर मेन चीज़ है हम कैसे कर पाएंगे, हम कर पाएंगे बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से। सोर्स डॉक्यूमेंट बता सकते हो क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन का एविडेंस, उसका प्रूफ। क्या प्रूफ है कि अगर मैंने कोई भी चीज़ खरीदी, उसका प्रूफ क्या है बेटा, कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, ये सब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ पर कहलाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है बेटा सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। देखो फर्स्ट में तो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास अकाउंटिंग में डील होती है काफ़ी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी नेचर में है और ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी नेचर में नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसा, एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन यानी कि हमारा कैश मेमो, हमारा परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट बेटा अलग अलग चीजें हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बताया ही है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, ये होता है। अब उसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली वाउचर बोलते हैं। वाउचर क्या है, वाउचर के अंदर बेसिकली ये सब चीज लिखी होती है कि वो बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। लिखा होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारा क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा वाउचर। के सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड कहां पर होती है, वाउचर में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर, वाउचर की मदद पे जर्नल बनता है यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनती है। वो नेक्स्ट स्टेप है, वो भी समझेंगे। यहाँ पर क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट पता चल गया। सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम क्या बनाते हैं, वाउचर, जिसमें हमें पता लगता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। दो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद बेटा वाउचर का प्रिपरेशन होगा। थर्ड नंबर पर आ जाओ बेटा। थर्ड नंबर पर क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। के जितने भी अब हमने वाउचर की मदद से हमें क्या करना है, जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन है उन्हें हमें क्या कहाँ रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमेशा याद रखना जो सबसे पहली बुक्स होती है ओरिजिनल एंट्री की, वो होती है जर्नल। क्या होती है, जो कि हमारा सेपरेट चैप्टर भी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेटा हमारे सेपरेट चैप्टर्स भी हैं। हमारा जो पीछे हमने पढ़ा, इससे पहला स्टेप पढ़ा, वो कौन सा पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था बेटा वाउचर। वाउचर से रिलेटेड एक चैप्टर है। फिर उसके बाद जर्नल, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है जहां पर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब जर्नल एंट्री के बारे में समझो कि अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हम जर्नल करते हैं, वहीं बिजनेस बड़ा हो जाता है, बड़े लेवल पे है तो सब जर्नल्स, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने रिसिप्ट और पेमेंट करी कैश की तो हो जाएगा कैश बुक में। अगर आपने उधार में सामान परचेज करा, क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में। ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले जाएगा जर्नल में, अगर छोटा है। अगर बड़ा है तो फिर उसके बाद सब जर्नल्स हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है जी। फिर है पोस्टिंग टू लेजर। अब बेटा जो हमने जर्नल बनाए हैं, जर्नल को उसके स्पेसिफिक अकाउंट तक पहुंचाने का काम ही क्या होता है बेटा, लेजर होता है।
लेजर पोस्टिंग, ये उसके बाद चैप्टर आ जाता है ना। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये यहाँ पर स्टेप शॉर्ट में लिखे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। जो इसमें हमारे पास है लेजर, लेजर में हमारे पास क्या है बेटा, रिस्पेक्टिव अकाउंट तक, जैसे कि हमारे पास एसेट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, उसमें जितनी भी सब चीजें आएंगी वो उसके अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखने के बाद अब हमने एक अकाउंट में लिख दिया, अकाउंट का क्या आएगा बेटा, बैलेंस आएगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा, उसे भी एक जगह लिखना पड़ेगा। एक जगह जब जहां पर लिखते हैं वो आ जाता है बेटा ट्रायल बैलेंस। क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि बैलेंस करना होगा जितने भी लेजर अकाउंट है और ट्रायल बैलेंस। हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ एरर्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती करिए, हो सकता है इधर की चीज उधर, या डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में हमने लिख दिया होगा, है ना। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास बनते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, बेसिकली जो हमारा ट्रेडिंग पीएल होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा होता है, और एक हमारी लास्ट में बैलेंस शीट बनती है जिसमें बेटा सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज हम लिखते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, हमारी वेल्थ बताती है बिजनेस की क्या है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ये था पूरा का पूरा हमारा यहां पर प्रोसेस। अब चलते हैं बेटा, सीधा आ जाओ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। किस पे हमें आना है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखो जी, दो बेसिस है, एक तो बेटा कैश बेसिस है, एक है हमारे पास एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब समझते हैं, एक्रूअल बेसिस का समझते हैं, डिफरेंस की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा कैश है, फिर इधर एक्रूअल है। कैश का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ कैश, मतलब इन शॉर्ट में अगर आपसे कहूं कि कोई भी इनकम है, दो ही चीज होगी बेटा कैश में, या तो इनकम या फिर एक्सपेंस। कोई भी इनकम को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक आपको कैश में वो रिसीव ना हो। कोई भी एक्सपेंस है उसे आप तब तक ना लिखोगे जब तक आप उसको उसने मतलब आपने उसको पे नहीं करा हो। ठीक है जी, समझ में आ गया। मतलब इनकम को हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक वो मुझे ना मिले, और एक्सपेंस को मैं तब तक नहीं लिखूंगा जब तक मैंने उसे ना दिया हो। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर क्या है कि अर्न, आपने कमा लिया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, रिसीव तो नहीं हुआ ना, तो आपको तब भी उसको लिखना है। दूसरी चीज आउटस्टैंडिंग, कि बेटा अभी दिया नहीं है, फ्यूचर में देंगे तब भी उसे लिख दो। ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। देखो समझो, कैश में क्या है, कैश में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैश, और इधर क्या जाएंगे बेटा कैश एज वेल एज क्रेडिट, कि बेसिकली जैसे हमने अभी पढ़ा कि उधार है, फ्यूचर में देंगे तो लिख दिया ना, लिख दिया आज ही। उसके बाद इधर आ जाओ, नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। किस टाइम पे होती है, एज पर दिस बेसिस ओनली इनकम आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड। बेटा वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है जो हमें कैश में रिसीव हो चुकी हैं। यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, रिसीव हुई है तब भी, नहीं हुए हैं तब भी आपको उसको लिखना है। इधर आ जाओ, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, अभी तो हमने इनकम पढ़ा, एक्सपेंसेस पे आओ। एक्सपेंसेस का कब है, जब बेटा पे करेंगे तभी लिखेंगे, और इधर यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब पे हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी आपको लिखना है। चार चीजें होती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड और रिसीव्ड इन एडवांस। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हो जाती है चार चीजें, ड्यू बट नॉट पेड, पेड इन एडवांस। इनके मतलब तो आपको पता ही है अच्छे से। कहां पर रिकॉर्ड होगी, यहाँ पर नहीं होंगी बेटा, यहाँ पर हो जाएंगी। इधर आ जाओ, लीगल पोजीशन। इस बेसिस को कोई भी हमारे पास नहीं मिला है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, लीगल पोजीशन है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। बेटा किस में करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, किस में करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उधार वाली चीज़ हमने लिखी ही नहीं बेटा, है ना। सुटेबिलिटी, ये कहाँ पर सुटेबल होता है, ये सुटेबल होता है बेटा डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास, के अगर फीस दोगे, आज दे दिया तो आज ही रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर कोई उधार तो नहीं चलता ना, कि आप डॉक्टर से कह रहे हो बेटा कि हमारा इलाज कर दो, हम इतने टाइम बाद पैसे देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता, आज ही लिखना पड़ेगा, आज का खर्चा है। तो इधर आ जाओ, यह कहाँ पे चलता है, ये चलता है बेटा बिजनेस में। बिजनेस में तो उधार चलता ही है, तो यहाँ पे कैश भी लिखेंगे और उधार भी लिखने वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर कैश बेसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देख लो जी, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। ये बेसिस जो है बड़ा सिंपल है, रियलिस्टिक है और बेसिकली काफी ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है जी, सिंपल है, रियलिस्टिक है। दूसरे में इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टीमेट और पर्सनल जजमेंट। वो कब लगता है, वो लगता है उधार में। पर्सनल जजमेंट, एस्टिमेशन लगा रहे हैं, ये तो सब चीजें क्लियर है, बिल्कुल फेयर सब चीजें चल रही है कैश के अंदर। ये एक सुइटेबल होता है उस एंटरप्राइज में वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वहीं पे लगेगा जहां पर बेटा कैश बेसिस की हो रही होंगी। डिसएडवांटेज पे आ जाओ, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बेटा एग्जैक्टली हमें पता नहीं लग पाता कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं।
देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी होती है और कंपनीज एक्ट में ये रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता। ये बेसिकली अभी हम जस्ट पीछे अपने डिफरेंस में पढ़ करके आए हैं। आगे चलो जी, आगे हमारे पास एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ये क्या है यहाँ पर बेटा, इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर चल रहा होता है, हम बेसिकली एक्सपेंस और अपनी जितनी भी इनकम्स हैं उनको मैच करके कर रहे हो। देयर इज कंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल जाती है किसमें, प्रॉफिट्स में। जितने भी हमारे डिफरेंट ईयर्स होते हैं, डिफरेंट ईयर्स के, उसमें हमें कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल जाती है और इसे रिकॉग्नाइज करा जाता है कंपनीज एक्ट में। इसी तरीके से इसकी डिसएडवांटेज बड़ी सिंपल है कि बेटा सिंपल नहीं है कैश की तरह और इट रिक्वायर्स काफी ज्यादा एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट लगता है, क्योंकि उधार वाली सब चीजें भी यहाँ पर आ जाती हैं। फिर है बेटा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइब्रिड। हाइब्रिड को बेटा हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड को यहां पर बोला जाता है मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कौन सा बेसिस है, मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब इसमें मिक्सचर होगा। मिक्स में देखो नाम में लिखा हुआ है, मिक्स का मतलब क्या है कि मिक्सचर है कैश का और एक्रूअल का, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बन जाता है बेटा हाइब्रिड बन जाता है। अंडर हाइब्रिड ऑफ अकाउंटिंग जितने भी रिवेन्यू और एसेट हैं आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। ये कैश बेसिस पे होते हैं। मतलब अगर ये बेसिकली हमें मिल रहे हैं, जब तक हम इसे नहीं लिखेंगे जब तक हम ये नहीं मिलेंगे। और इधर आ जाओ, हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लाइबिलिटीज हैं ये कैसे रिकॉर्ड होगी, ये होंगी बेटा एक्रूअल बेसिस पे। मतलब जितने भी मेरे खर्चे हैं यानी कि फ्यूचर के खर्चे हैं उन्हें भी आज में ही लिख दो, पे करे गए हो या ना करे गए हो, ये इसके अंदर आ जाता है। और जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं और जितने भी हमारे एसेट हैं वो तभी लिखे जाएंगे जब हमें मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर लास्ट बेटा हमारा यहीं पर चैप्टर समाप्त हो जाता है। छोटा सा चैप्टर था लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा डिफरेंस कैश और एक्रूअल बेसिस में और उसका प्रोसेस, वो आपको याद रखना है। और हाइब्रिड, इसमें यही था। आई होप आपको बेटा काफी अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।